Hello, students. Welcome to all to Demystifying Physics lecture series Inference Academy. आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ प्रस्तुत हैं। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस एज मोशन इन सेंट्रल फोर्स फील्ड इस टॉपिक को लेकर हम लोग इस पर डिग्रेशन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स एज सेंट्रल फोर्स फील्ड। और इसी के एनालिसिस पे हम लोग कुछ जे एडवांस्ड और ओलंपियाड के लेवल पे किस तरह का अप्रोच होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड के आइडिया में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि सेंट्रल फोर्स फील्ड किसको कह रहे हैं और सेंट्रल फोर्स फील्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस में हम लोग जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो पोलर कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ आपको बताते चले कि सेंट्रल फोर्स फील्ड जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इज a force it is a force that is always directed towards a point or away from a fixed point। ये इसकी मेन बात है। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स only on the distance r from the center। ठीक है। तो आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स फील्ड जो होगा वो एक फंक्शन ऑफ आर है और मैग्नीट्यूड जो होगा वो सम that is it is something related to k times r to the power n r cap प्लस माइनस। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेयर के इज सम कांस्टेंट और n कैन बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अच्छा, यहां n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n अगर पॉजिटिव है तो फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर होगा, इसलिए प्लस माइनस के कैप लिख रहे हैं। ये एक जनरल तरीका है, फोर्स फील्ड को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहां हम लोग इस फोर्स को एनालाइज करेंगे। कंसेप्ट यहां जो लगाएंगे हम लोग उसको हम लोग एनालाइज करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स में इसके रिलेटेड कुछ थ्योरी हम लोग प्रोवाइड किए हुए हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स एप्लीकेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग इस सिस्टम के हिसाब से स्टडी जब करते हैं तो ये बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट हम सब कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम दिस, तो कोई भी मूविंग पॉइंट हम जब ले रहे हैं तो इस मूविंग पॉइंट का एक रेफरेंस लाइन से एट एन एंगल थीटा पे इसका कोऑर्डिनेट को बोल रहे हैं आर कॉमा थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पोल ओ। तो आर पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, किसी भी इंस्टेंट पे इसका पोजिशन वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टाइम्स आर कैप। ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, velocity vector will be differentiating of this, so r dot
आर कैप प्लस दो कंपोनेंट होगा इसका, आर थीटा डॉट थीटा कैप, वेयर r dot we are writing as dr by dt and theta dot we are writing as d theta by dt। ये एक नोटेशन है डेरिवेटिव को लिखने का, ठीक है, होप ये पता होगा, बेसिक है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो इसका भी दो कंपोनेंट, आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट माइनस टू आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये मेरा तीन वाइटल इक्वेशंस है पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जब पॉइंट पी का रोटेशन को दिखाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेट कर रहा है, तो दिस सेंस में यहाँ रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन this is r cap and perpendicular to this is theta cap, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब इसी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के हिसाब से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ यूज करें। अगर न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, और माइनस जी एम, कैपिटल एम इंटू एम, दो मासेस कंसीडर कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इज इक्वल टू मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। तो ऑब्वियसली हम अगर इक्वेट करते हैं, अगर एक्सेलरेशन के वैल्यू यहां बैठा देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, नंबर वन रेडियल इक्वेशन व रेडियल कंपोनेंट क्या दे रहा है हम लोग को, माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। सो दिस इज द रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या देगा हमको, एम आर थीटा डॉट माइनस टू आर डॉट थीटा डॉट इक्वल टू जीरो। सो दीज आर द टू components that we are getting. So since the transverse component is zero, so from here what we can say, this implies this term r theta dot minus 2 r dot theta dot equal to 0. So this implies d dt of m r square theta dot equal to 0, ठीक है। यानी ये जो टर्म आया ये क्या बतला रहा है, डी डी टी ऑफ एल वेक्टर इक्वल टू 0, और we say L is equal to constant। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला आइडिया है, ठीक है, ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं, अगर इसको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की ये टर्म कहां से आ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा इसको हम एलाबोरेट कर देते हैं, जिनको ये इक्वेशन कहां से आ रहा है इसको समझने में दिक्कत है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस एल जो वेक्टर होता है ये है आर क्रॉस पी, ठीक है। अब आर का, अब यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर दिए हम लोग, ऑलराइट। यानी डी आर बाई डी टी हो गया वी,
V cross P plus R cross. Now dp by dt is what? dp by dt is the radial force times r cap. देखिए हम लोग सेंट्रल फोर्स फील्ड पकड़ रहे हैं तो रेडियल पकड़ रहे हैं, तो दिस टर्म इज जीरो. सो dl by dt is equal to this one. So since first term is zero, so this term is zero. Cross product of parallel vectors p cross b. So we can write dl by dt is equal to 0 because this also 0. So this is what we are saying, that in case of central force field the angular momentum is constant. ठीक है, तो 10 r क्रॉस यहां पर हम लोग देख सकते हैं. और वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या लिखे हैं यहां पर. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को लिखने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यानी वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R कैप क्रॉस M टाइम्स V. तो V वेक्टर में मेरा दोनों कंपोनेंट है R डॉट R कैप प्लस R थीटा डॉट थीटा कैप. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या मिलेगा हम लोग को, फर्स्ट टर्म का तो जीरो हो जाएगा तो सेकंड टर्म ही मिलेगा हम लोग को. सो वी कैन राइट दिस इज M R स्क्वायर d थीटा बाई dt. ये एन कैप हो जाएगा बिकॉज R क्रॉस थीटा कैप, R क्रॉस थीटा कैप इज इक्वल टू एन कैप परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो यहां मतलब क्या हुआ, एन कैप जो वेक्टर है, ठीक है, तो एन कैप हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर perpendicular normal to the perpendicular to the plane of motion, plane of motion r थीटा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हुआ एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट. यहां पर ये हम लोग इसको यूज करेंगे. ठीक, ऑलराइट, तो उम्मीद है ये क्लियर है. और अगर हम लोग इसको जो आप पहले से जानते हैं एरियल वेलोसिटी कंसेप्ट से देखें, कंजर्वेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी, इसका क्या इंप्लीकेशन हो रहा है. कंजर्वेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी. ऑलराइट, तो कंजर्वेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या है, बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि मेरा ये वेक्टर जो है ये ट्रेस आउट किया है, दिस हैज चेंज्ड, दिस इज r प्लस वेक्टर dr to r. So this has turned by an angle d theta, small angle. तो यहां ये हम लोग बोल रहे हैं कि दिस हैज टर्न ऐसा. ठीक है, तो दिस इज द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस शेडेड पोर्शन. ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, द एरियल वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ये एरिया वेक्टर फ्रॉम r एट टाइम t, एट टाइम t, और ये हो गया एट t प्लस dt. तो एरिया वेक्टर हैज स्वेप्ट, हैज चेंज, हैज रोटेटेड बाय एन एंगल d थीटा इन टाइम इंटरवल dt. तो इस टाइम इंटरवल में जो एरिया वेक्टर ds, जो एरिया वेक्टर हो रहा ds, दैट विल बी इक्वल टू हाफ r टाइम्स r d थीटा n कैप. ठीक, ऑलराइट, क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया हम लोग, r क्रॉस r प्लस डी आर, तो विल गेट दिस वन.
So aerial velocity is equal to ds by dt is equal to half r square d theta by dt times n cap. Clear? And this is equal to basically vector L by 2m that is equal to constant. यानी सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज सेंट्रल फोर्स इज के लिए एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन हुआ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. तो चलिए इस पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग अभी डिस्कस किए कि सेंट्रल फोर्स फील्ड का आइडिया और ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल. ठीक है. ऑलराइट. तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को. तो प्रॉब्लम नंबर 1. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स कि a particle of mass m particle of mass m is tied to one end of an inextensible string. ठीक है. the particle the particle whirls the particle whirls on a smooth horizontal plane. ठीक है. horizontal plane में घूम रहा है while the other end while the other end of string passing through a hole passing through a hole O passing through a hole O in the plane is gradually pulled down. ठीक है. फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. हम लोग को निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट किसी भी समय में एंड चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. इसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज. ठीक है. तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया जा रहा है. यानी ऐसा मान सकते हैं कि पार्टिकल इज whirling on a smooth horizontal plane. ये कह सकते हैं कि एक प्लेन ऐसा कुछ प्लेन है और एक पार्टिकल होल से पास करके ये एक दूसरा एंड ये है इधर इसको हम पुल करेंगे. फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस इज बीइंग कनेक्टेड. पार्टिकल ये घूम रहा है और ये इसको पुल किया जा रहा है.
ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट थिंक ऑफ दिस वन, क्या हो रहा है। तो यहां पर ही एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचे हम लोग, तो एल जो है इसका एम वी आर, सिंस v vector is perpendicular to r vector, v vector is perpendicular to r vector, तो ये उसका अगर o है तो दिस इज r, दिस इज v, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सर्कुलर प्लेन में मूव कर रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या इंप्लाई कर रहा है, सेंट्रल फोर्स फील्ड में अप्लाई क्या कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज, एंड सिंस दिस इज इक्वल टू, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली जो उसका वेलोसिटी होगा एम वी आर मस्ट बी इक्वल टू एम वी नॉट आर नॉट, ये कांस्टेंट है। तो डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी के माइनस के जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस एज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है कि अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज एक्टिंग, a central force field is acting on the particle। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल डिड नॉट कंजर्व इट्स मैकेनिकल एनर्जी, यानी जरूरी नहीं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहा है। यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है बट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, नोट करने वाली बात क्या है, एल इज कांस्टेंट बट डेल्टा के नॉट इक्वल टू जीरो, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, यानी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, ये जो टेंशन यहां पे फोर्स लग रहा है, लेट मी, पुलिंग फोर्स के कारण इस पर टेंशन लग रहा होगा, जो पुलिंग फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, तो टेंशन शुड प्रोवाइड द सेंटीमीटर फोर्स। ठीक है, हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, टी, दैट इज टेंशन, टेंशन मस्ट प्रोवाइड द इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल फोर्स, इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू माइनस एम भी स्क्वायर बाई आर, आर का, अब हम लोग इसको लिखेंगे माइनस एल स्क्वायर एम आर क्यूब आर का। ठीक है, समझ में आ रहा, तो हम लोग क्या शिफ्ट किए, क्योंकि v इज इक्वल टू एल बाई एम आर स्क्वायर करेंगे और एक आर क्यूब आ जाएगा टर्म। तो वर्क डन बाई टी टेंशन एज रेडियस चेंजेस फ्रॉम आर नॉट टू आर, कितना वर्क डन होगा, तो W विल बी इक्वल टू माइनस ई डी आर फ्रॉम r0 to r, put the value of this, so that is equal to minus L square by m integration dr by r cube r naught to r। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से क्या मिल रहा है हम लोग को, L स्क्वायर बाई 2m 1 बाई r naught cube minus r naught square, integration of r naught square
1/r²। दिस इज डेल्टा के, दिस इज डेल्टा के। ठीक है, तो ये हम लोग एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कंसेप्ट यूज किए। और यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड द मैकेनिकल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, तो जस्ट आई हैव शोन द एप्लीकेशन कि हाउ वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दिस वन। ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए इस पे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बेसिस पे हम लोग इस पे और कुछ एक दो और प्रॉब्लम्स लेते हैं, एंड हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स related to angular momentum conservation and this one। ठीक है, उम्मीद है देख लीजिए आप इसको, क्लैरिटी आ गया होगा। हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और एंगुलर मोमेंटम का आइडिया को हम लोग इसमें और यूज करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 देते हैं। कहा क्या जा रहा है कि एक, let me draw the diagram for this problem। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है at a distance b। This is being moving velocity v naught, पार्टिकल n। और ये इस तरह से मूव कर रहा है कि ये ग्रेजुअली गोस, इट ग्रेजुअली गोस एंड पॉइंट बी पे आके ये हो गया है, दिस इज मास m। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेस अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। तो हमको ये b जानना है। ठीक है, यानी हमको जानना है फाइंड इम्पैक्ट पैरामीटर b of the particle so that it passes off tangentially to the planet's surface। यानी सरफेस को जस्ट ग्रेज करके चला जाए। ठीक है, सरफेस को जस्ट ग्रेज करके चला जाए। ये एक पार्टिकल को बहुत लार्ज डिस्टेंस से फेंका गया है, वेरी लार्ज डिस्टेंस, दिस इज, ये है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इसका सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर से एट ए डिस्टेंस बी पे इसको हम फेंक रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो देखिए पार्टिकल जो है इनिशियली क्या है, द पार्टिकल इज इनिशियली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v नॉट, यदि इसे है। तो जैसे जैसे ये इधर में आ रहा है तो बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स पाथ बेंड्स, द बेंडिंग इफेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का पाथ को बेंड कर दिया है। लेकिन एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनिशियली इनिशियली L angular momentum relative to L angular momentum relative to center of earth and energy। ये दोनों चीज क्या था, यानी पॉइंट ये है मेरा, इनिशियली पॉइंट ए से स्टार्ट किया हुआ है ये। तो एंगुलर मोमेंटम एट ए विल बी इक्वल टू m v नॉट b, एंड एनर्जी एट ए इज हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो रख रहे हैं। पोटेंशियल energy is zero as particle is at infinite distance by infinity।
तो ये हम P को 0 मान सकते हैं बहुत लास्ट डिस्टेंस पे। ये उसका इनिशियल था। पर B इज द, यानी B का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, B इज नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ इट्स इनिशियल पाथ फ्रॉम द सेंटर C। तो इसी हम लोग का, तो एट किसी भी एट पॉइंट बी पे, क्या हो रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम एट बी पे क्या हो जाएगा, एल बी। अब मान लेते हैं इसका वेलोसिटी इस समय में भी हो गया है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एम भी इंटू आर इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट और द अर्थ इज कैपिटल आर, इज ये होगा। और एनर्जी इस पॉइंट पे, एनर्जी क्या हो जा रहा है, एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू, दोनों चीज का होगा, हाफ एम भी स्क्वायर माइनस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाई आर। ठीक है, एम हो गया मास ऑफ द प्लैनेट और ये हो गया। तो देखिए पहला जो इक्वेशन है, पहला कंडीशन से हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख पाएंगे, तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉस क्या 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 हम लोग लिख पा रहे हैं, एम वी नॉट इंटू बी इज इक्वल टू एम वी आर, और v इज इक्वल टू वी नॉट बी बाई आर। और एनर्जी कंजर्वेशन से क्या दे रहा है हम लोग को, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। ना यहां पर हम लोग वी नॉट स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्या मिल रहा है हम लोग को, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ये टू टर्म को हटा लेते हैं तो टू यहाँ पे हो जाएगा, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग विथ टू, कैंसिलिंग आउट द कॉमन टर्म एन। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, सो b is equal to r into 1 plus 2 gm by v naught square r whole to the power half. So this is the impact parameter. This is the impact parameter. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर यही पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, अगर यही पार्टिकल अराउंड m सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, if this would have been moving in a circular orbit of radius r, तो क्या होता, then vc will be equal to gm by r. So we can say b is equal to r into 1 plus 2 into vc by v naught होल स्क्वायर इंटू हाफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां निकल के आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस, आर इंटू 1 प्लस बी सी बाई वी नॉट का होल स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इम्पैक्ट पैरामीटर डिपेंड करेगा वी नॉट पे और बी सी पे। ठीक है, चलिए अगर हमें आप पूछें कि एसेंट्रिसिटी, यहाँ एक एडिशनल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द
एसेंट्रिसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट को ये पार्टिकल फॉलो किया है उसका एसेंट्रिसिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे वो बी के पास आया, एट बी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/r minimum इज इक्वल टू 1 + E/P, where P is equal to L² / G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो यहां पे बैठा दीजिए, तो V0² B² / Gm। So therefore what we can write, hence E is equal to P/r min, minimum separation, -1. So if we put here, so we get V0² B² Gm r -1। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ E will be equal to 1 + VO by VC का स्क्वायर। इसका ये हो रहा है कि E is greater than 1 as E greater than 0। तो पार्टिकल का पाथ जो होगा, path of particle is hyperbolic, path of particle is hyperbolic। Right? तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक्स को टच किए हैं, थोड़ा जो नॉर्मली ग्रेविटेशनल का जो कंसेप्ट है, अप्रोच है, उसको थोड़ा हम लोग चेंज किए हैं और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और आपका फीडबैक और कमेंट आप जरूर शेयर करें। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।